ये कोई इनका नया तरीका नहीं है। हम लोग उत्तर प्रदेश में भी ये देख रहे हैं कि किस तरह से इसी तरह की पॉलिसीज लाई जाती है। कभी नाव वालों को कहा जाता है कि 10,000 रुपए देंगे नाव को रिनोवेट करने के लिए, सोलर से करने के लिए। कभी पटरी व्यवसायियों को कहा जाता है, ठेले वालों को कहा जाता है 10,000 देंगे। और कभी और तमाम महिलाओं को नाबार्ड से जुड़ी हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, उनको कहा जाता है कि हम लोन देंगे। इस तरह से कहा जाता जरूर है, लेकिन वो चाहे वो गैस का ही मामला हो, सब कुछ भी फ्री में देने की बात होती है, लेकिन दरअसल में उनकी हर योजना को जब आप गहराई से समझेंगे तो वो वापस उससे दुगना लेने का तरीका उसमें छिपा होता है। वो क्लियर लोगों को बताते नहीं है। वो सारे लोन जितने भी आप पैसे इस तरह से देते हैं, उसको उसको सूद समेत वसूली करते हैं। उसका तरीका इतना हिडन होता है कि लोग बेचारे उस झांसे में आ जाते हैं तात्कालिक रूप से। और ये जो कर रहे हैं वो कि गरीब महिलाओं को जुटा के, भीड़ जुटा के राहुल जी की यात्रा में जाने से रोकने के लिए 10,000 रुपए का लालच देके महिला सम्मेलन कर रहे हैं। इस तरह की चीजें उनको मालूम है कि इस देश के नागरिकों को उनको उपभोक्ता में, बेनिफिशियरी में बदलना है और उनको गुलाम बनाना है। आप ये सीधे सीधे उनके डेमोक्रेटिक राइट्स से और उनके उनके जो राजनीति में पार्टिसिपेट करने का जो उनका राइट है, उसको आप उसका हनन कर रहे हैं और उनको बुला करके एक चारा डाल करके, और इस देश की जो 30%, 25-30% आबादी है, उसको कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे उसके अपने लोकतांत्रिक हक से हटा रहे हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ता जो आसाम से हैं, दोनों लोगों ने ये बात बोली, और यात्रा में शकील भाई जो चल रहे हैं उन्होंने भी बोला कि किस तरह से आसाम के लोग जो है दुखी हैं वहां पे बेरोजगारी से, वहां की नफरत, खास करके प्रवीण दास जी ने जो बोला कि दलित कम्युनिटी के लोग जो हैं उन लोगों के ऊपर जिस तरह से एक प्रेशर है, इनकी हेमंत शर्मा का जो सवर्णवादी जो पॉलिटिक्स वो खेल रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये बहुत दुखद है आसाम का समाज। मैं आसाम कई बार गई हूँ। भाई रविन्द्रनाथ उपाध्याय की वजह से खादी संस्थाओं में मैं तमाम बार जो है एकदम भूटान बॉर्डर से लेकर के और ईटानगर से तक और गुवाहाटी के और रंगिया और तमाम जगहों पर मैं घूमी हूँ आसाम में, और देखा है आश्रमों को वहां। तो वहां का जिस तरह का महिलाओं को एक सशक्त करने वाला समाज रहा है, और जिस तरह का वहाँ माहौल रहा है, महिलाएं अपने पैर पे रहती हैं, खड़ी रहती हैं। आदिवासी कल्चर, ज्यादातर जो ट्राइबल कल्चर है, उसको अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा, या जो वहां पे नाम घरों की परंपरा रही है वो कट्टरता से और हिंदू धर्म का जो आज स्वरूप बताया जा रहा है उससे बिल्कुल अलग रहा है आसाम का जीवन। और उसमें जितना हिंदुस्तान में विविधता है, शायद उससे कहीं ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में विविधता है, और आसाम में खुद विविधता है। तो उस विभिन्नता के में आपस में लोगों को अगर लड़ाया जाएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। हम सब मणिपुर में उसका नतीजा देख रहे हैं, और ये बहुत चिंता की बात है। और मैं मानती हूँ कि हेमंत बिस्व शर्मा जैसे व्यक्ति को आसाम में कतई नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, या वहाँ सरकार चलाने के लिए, क्योंकि ये पूरी सामाजिक जो वहाँ का ढांचा है, सामाजिक सौहार्द है, उसको बिगाड़ देने का काम करेंगे। और वो उनके बयान की अगर कहूँ तो वो निंदा करने की स्थिति में क्या पाऊं, जब मालूम है कि वो तो ऐसे ही व्यक्ति हैं। अभी भाई कह रहे थे कि आसाम की इमेज खराब हो रही है। आसाम की इमेज तो नहीं, लेकिन उनकी इमेज तो यही है कि जैसे एक दो हैं और भी, बिहार से गिरिराज सिंह हैं और दूसरे हमारे यहाँ बलिया के भी सांसद हुआ करते थे, वो ऊट पटांग बातें बोलते हैं और भड़काऊ बयान देते हैं जैसे सड़क छाप नेताओं की तरह। वैसे ही हेमंत बिस्व शर्मा का भी इमेज है। वो कब कब अच्छा बोलते हैं, वो तो हमेशा ही ऊटपटांग बातें ही बोलते हैं और धमकियां देते हैं और खुद को बहुत एरोगेंसी के साथ पेश करते हैं। ये उनका स्टाइल है और यही उनकी समझ है और इतना ही उनके अंदर अकल है। मैंने देखा है उनके पहले भी सारे बयानों को। मुझे लगता है हिंदुस्तान में अगर घटिया बोलने वाले लोगों में रैंकिंग की जाए तो वो टॉप करेंगे। तो वो वैसे ही उन्होंने फिर बयान दिया है, और वो गिरफ्तारी और ये सब की धमकियां, तो वो लोग हैं हेमंत बिस्व शर्मा और आसाम दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस्तेमाल होने वाले लोग, जो सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट की तानाशाही को कार्य रूप में परिणत करते हैं। जिग्नेश मेवानी की घटना याद करिए, उनको आसाम पुलिस ही जाकर अहमदाबाद उठा करके ले आई थी एक विधायक के साथ, और वहां
बगल में पुलिस वाली को बैठाकर उनके ऊपर महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगाने की कोशिश की गई थी। इतना तरीके से अगर लड़ा ना गया होता तो वो पता नहीं क्या हो रहा होता उनके साथ। तो इस तरह के खतरनाक घटिया पॉलिटिक्स करने वाले लोग अगर देश के इतने बड़े स्टेट में बैठे हुए हैं तो ये बहुत अपने आप में चिंताजनक है। और शायद इसी बात के खिलाफ जो है राहुल जी की सामाजिक न्याय यात्रा है। और मैं उसको किसी एक पार्टी के प्रयास से नहीं जोड़ के देखती हूँ। राहुल जी जिस तरह से पूरे देश भर में ये बात उठा रहे हैं कि इस देश में जो दबे कुचले और तमाम शोषित पीड़ित लोग हैं जो इस सरकार से खासकर प्रताड़ित हैं पूरे 10 सालों में, उन सब की आवाज बनने के लिए और न्याय की मांग के साथ ये यात्रा चल रही है। और इसको हर हाल में पूरा होना चाहिए और इसके साथ जनता जुड़ेगी, क्योंकि ये तकलीफ के और उसके दर्द का रिश्ता है एक तरह से। तो ये दर्द का रिश्ता जो है, जिनको दर्द है वो समझेंगे। आप चाहे कितना भी उस पर बैन लगा लो, कितना भी लोगों को घर से ना निकलने दो। कश्मीर में जब लोग निकल के आए पहली बार इतने सालों बाद की बर्फबारी के बीच में भी, पिछला 30 जनवरी याद कीजिए, लोगों की भीड़ उमड़ करके आई। तो ये आसाम को कैसे बंद कर पाएंगे और बाकी देश के हिस्सों में कैसे रोक पाएंगे। यात्रा तो चलेगी और जरूर उसके गंतव्य तक पहुंचेगी। अगले कुछ दिनों में 30 जनवरी आ रहा है। गांधी को याद करने की, उनकी शहादत को याद करने का दिन आ रहा है। तो वो हम लोगों के लिए, यात्रा के में जो लोग हैं उनके लिए वो भी एक ताकत का दिन होगा, जब इस फांसीवादी और जो हिंसक विचारधारा है उसके खिलाफ जो है ये ताकत से एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि ये देश गांधी के रास्ते पे चलेगा या गोडसे के रास्ते पे चलेगा, ये तय करना है। और शायद इस आग से होकर गुजरना है इस देश को, लिखा था, इसलिए ये यात्रा चल रही है। और हम लोग सब इस पूरी यात्रा की जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ हैं। और हम चाहते हैं कि पूरी तरह से ये यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंचे और सफलता के साथ पूरा हो। और यही नहीं, जितने भी विपक्ष के लोग हैं जिस तरह से, वो सब के सब इस प्रयास में लगे हुए हैं। यूपी में भी समाजवादी पार्टी की भी बहुत सारी यात्राएं चल रही हैं, बिहार में भी लोग कर रहे हैं। तमाम विपक्ष के लोग जो हैं, सब तमाम विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो रही हैं और यही देश की इस समय जरूरत है। धन्यवाद।